हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कंपनी एक्ट 2013 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इस पर हम 3 वीडियोस पहले भी कर चुके हैं। ये पूरी जो है एमसीक्यूज की सीरीज है, जिसमें मैं आपको 50 एमसीक्यूज करवाऊंगी कंपनी एक्ट पर। 3 वीडियोस में हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 10 हर वीडियो में। तो इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ये हमारा वीडियो का पार्ट 4 है। तो ये नेट के स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर 2 कॉमर्स है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही टॉपिक। उनके लिए जो यूनिट 9 दी गई है कॉमर्स में, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, वहाँ पर जो है कंपनी एक्ट 2013 दे रखा है। तो इससे आपकी कंपनी एक्ट की रिवीजन हो जाएगी। और साथ ही नेट के अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका भी कंपनी एक्ट का टॉपिक है, उन सभी के लिए ये वीडियो रेलेवेंट रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी। इस वीडियो के देखने से आपके कई कंसेप्ट जो हैं क्लियर होंगे और आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पूरी सीरीज़ को देखिएगा आपको। और अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का, द डैश डिफाइंस अ कंपनीज रिलेशंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कौन सी चीज़ है कंपनी जैसे शुरू होती है जब कई तरह के जो है अपने बनाती है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस बनाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है, आर्टिकल्स बनाती है। तो उन सभी में से कई डॉक्यूमेंट्स बनाती है इस तरह से। उन सभी में से कौन सा ऐसा है जो कंपनी को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, उसका रिलेशन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ करता है, उसे जोड़ता है? ए प्रोस्पेक्टस, बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर डी स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो देखिए, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस वो होता है जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है, तो उसे इक्विटी शेयर इशू करने होते हैं पब्लिक को। पब्लिक कंपनी जो होती है, ठीक है, पब्लिक से पैसा उठाना होता है, उसके लिए शेयर इशू करने होते हैं। तो शेयर इशू करने से पहले उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। ठीक है। और मेमोरेंडम क्या होता है? जिसमें कंपनी के रूल्स लिखे होते हैं। मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस होते हैं, हम पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, इस तरीके से। ठीक है, जिनमें सभी कंपनी के बारे में सब बताया होता है कि कंपनी का नाम क्या है, उसमें सब्सक्रिप्ट नेम क्लोज में आ जाता है, ऑब्जेक्ट क्लोज में ऑब्जेक्ट के आ जाते हैं, और सिचुएशन क्लोज में कंपनी का प्लेस वगैरह आ जाता है। इस तरह से सब्सक्रिप्शन क्लोज होता है, जिसमें कंपनी कितने शेयर सब्सक्राइब कर सकती है, वो सभी चीज़ें आ जाती है। ठीक है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या जिसे आर्टिकल्स बोलते हैं, या फिर एओए हम बोल सकते हैं। तो उसमें सभी, इसके अलावा जो मेमोरेंडम में रूल्स नहीं होते, कुछ और रूल्स कंपनी बनाना चाहती है, तो वो सभी आर्टिकल में अपने लिख सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इन सभी से समझने के बाद सभी में क्या क्या चीज़ें होती है, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा है जो आउटसाइड वर्ल्ड से कंपनी को जोड़ता है। तो मेमोरेंडम है जो जोड़ता है, क्योंकि मेमोरेंडम में कंपनी के बारे में सब बताया होता है, जैसे नाम क्या है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उस कहाँ पर स्थित है, ये सभी कंपनी के बारे में बताया होता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मैन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2030। तो वन मैन कंपनी के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपनी के टाइप्स मैंने बताए हुए हैं कौन कौन से होते हैं, उसमें वन मैन कंपनी का भी है। ठीक है। तो वहाँ उसके बारे में पूछा है कि उसका कौन सा सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, यानी कंपनी एक्ट जो 13 है उसमें कौन से सेक्शन के अंदर वन मैन कंपनी आता है? ए अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 61, बी है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, या फिर सी है अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 81, डी ऑप्शन है अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 82। तो वन मैन कंपनी जिसके अंदर आती है वो है सेक्शन 2, और इसका क्लोज है, या सब सेक्शन बोल सकते हैं इसको, 62। इसके अंदर वन मैन कंपनी के बारे में बता रखा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 कंपनीज मस्ट हैव देयर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन।
तो कंपनी एक्ट 2013 जो आया तो उसके अंदर ये बात कही गई कि फाइनेंशियल ईयर हर कंपनी का कौन सा होएगा वो बताया गया। तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइनेंशियल ईयर जो एंड कर माना जाएगा हर कंपनी को, जो एंड फाइनेंशियल ईयर एंड रखना होगा वो कौन सा होगा। ए 31 मार्च, बी 31 दिसंबर, सी 30 सितंबर या फिर डी डिसाइडेड बाय कंपनी, या फिर कंपनी जो भी डिसाइड करेगी वो होगा। तो जो फाइनेंशियल ईयर रखना होगा कंपनी के अकॉर्डिंग वो 31 मार्च रखना होगा। जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो कौन सा होगा, 31 मार्च होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, मार्क आउट द डॉक्यूमेंट दैट नीड नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो देखिए जब कंपनी बनती है तो कुछ भी कंपनी को जो है कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने होते हैं, सबमिट करने होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक कंपनी, ध्यान रखेंगे पब्लिक कंपनी है यहाँ पर, पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर डी डायरेक्टर्स अंडरटेकिंग टू टेक अप एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो ए में कह रहा है कि जो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होती है, जो डिक्लेरेशन दी जाती है वो वाली, या फिर एमओए जिसमें कंपनी के बारे में होता है सब, या फिर एओए जिसमें कंपनी के रूल्स होते हैं, आर्टिकल्स वो। और डी ऑप्शन है डायरेक्टर्स अंडरटेकिंग टू टेक अप एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर्स। जो भी क्वालिफिकेशन शेयर होते हैं उनको जो पे किया जाता है उसके लिए डायरेक्टर की अंडरटेकिंग होती है वो। तो इनमें से कौन सा जमा नहीं करवाना पड़ता, वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एओए में कंपनी खुद के रूल्स लिखती है जो उसे फ्यूचर में वो फॉलो करना चाहती है, ठीक है। तो इसको किसी कंपनी के लिए ना तो ये बनाना जरूरी है, अगर कंपनी चाहे तो बना सकती है, उसमें अपने रूल्स लिख सकती है, वो फ्यूचर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उसके लिए, ठीक है। तो कंपनी के लिए बनाना ही जरूरी नहीं है, तो रजिस्टर भी इसको करवाना जरूरी नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डैश ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट क्यूमुलेटिव। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें क्या चीज़ क्यूमुलेटिव नहीं होती, यानी कि इकट्ठी नहीं होती रहती। ए डिविडेंड, बी प्रॉफिट, सी लॉस या फिर डी रिजर्व। तो इक्विटी शेयर में डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर में होता है। जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनमें अगर डिविडेंड किसी साल नहीं मिलता तो वो क्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, बाद में इकट्ठा मिल जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे इक्विटी शेयर बोला था, अगर इक्विटी की जगह प्रेफरेंस होता तो ये नहीं होता, ठीक है। तो इक्विटी शेयर में डिविडेंड क्यूमुलेटिव नहीं होता है। इक्विटी वालों को क्या होता है कि अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो नहीं ही मिला, अगली साल नहीं मिलेगा फिर वो, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिविडेंड। नेक्स्ट है, ऑन ए शेयर ऑफ ₹100 ऑफ अ कंपनी ए शेयर होल्डर हैज ऑलरेडी पेड ₹30। कह रहा है कि किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का है, उसमें से क्या है किसी शेयर होल्डर के पास शेयर है 100 रुपये का और वो 30 पहले ही दे चुका है, तो उसकी लाइबिलिटी अब कितनी बचती है, बाकी की उसकी लाइबिलिटी कितनी बची। ए 100 रुपीज़, बी 30 रुपीज़, सी 70 रुपीज़ या फिर डी 10 रुपीज़। तो देखिए क्या होता है, इक्विटी शेयर वाले जब लिमिटेड बाय शेयर होती है कंपनी तो जितने के शेयर की वैल्यू होती है उतने की ही लाइबिलिटी होती है, यानी किसी के पास 100 रुपये का शेयर है तो उसकी उतनी ही लाइबिलिटी है। 100 में से अगर वो कुछ पहले पे कर चुका है तो बाकी की लाइबिलिटी कितनी बचेगी, जितने वो पे कर चुका है वो माइनस करके बाकी जितने रह जाते हैं रिमेनिंग उतनी लाइबिलिटी बच जाती है शेयर होल्डर की। तो इस शेयर होल्डर के पास 100 रुपये का शेयर है, ये 30 पहले ही दे चुका है तो 30 माइनस कर देंगे तो बाकी की लाइबिलिटी उसकी कितनी बची, 70 रुपये की बच गई। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 70 रुपीज़। नेक्स्ट है, द डैश कॉन्स्टिट्यूट द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द कंपनी। इनमें से कौन सा होता है जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव होता है किसी कंपनी का। ए जनरल मैनेजर, बी शेयर होल्डर, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर डी एडवाइजरी पैनल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं सब, ठीक है। सबसे टॉप पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी की देखरेख करते हैं सब, ठीक है।
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन मे बी लर्न फ्रॉम द डैश। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पता कहाँ से चल जाता है? ए प्रोस्पेक्टस, बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर डी रिकॉर्ड्स ऑफ जनरल मीटिंग। तो जो अमाउंट होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा वो उसके बारे में कहाँ से पता चलता है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब भी पब्लिक कंपनी होती है उसे मार्केट से पैसा उठाना होता है इक्विटी शेयर के फॉर्म में, तो इक्विटी शेयर वो इशू करना चाहती है तो उस केस में पहले उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। तो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन के बारे में भी लिखा होता है कि कितना सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी है या कितने के उसने शेयर वो इशू करना चाहती है, किस रेट पे करना चाहती है, और वहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना रहेगा वो सभी प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट है अंडर राइटिंग मीन्स। अंडर राइटिंग का मतलब क्या है? ए सेलिंग शेयर्स एट अ डिस्काउंट, शेयर को डिस्काउंट पर बेचना, बी परचेजिंग प्रॉपर्टी एट लेस देन मार्केट प्राइस, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना मार्केट वैल्यू जो है उससे कम पर, सी एग्रीइंग टू परचेज शॉर्टफॉल ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी इन केस अंडर सब्सक्रिप्शन, या फिर क्या है जो अंडर कोई शेयर बेचने वाले होते हैं मार्केट में उनको शेयर दे देना कि भाई तुम बेचो और अगर कुछ भी कमी रहेगी मिनिमम सब्सक्रिप्शन में वो तुम्हें ही पे करना होगा। डी ऑफरिंग न्यू शेयर टू आउटसाइडर, आउटसाइडर को नए शेयर इशू करना। तो देखिए अंडर राइटिंग में क्या होता है, जो अंडर राइटिंग कमिश्नर होते हैं उन जैसे उनको शेयर दे दिए जाते हैं सभी कि आप हमें इतने अमाउंट दे देना मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, ठीक है, आप शेयर मार्केट में हमारी तरफ से हमारे शेयर बेचो। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया हमें तो ये नहीं कि जितने बिक गए ठीक है, जितना भी कम रहेगा आपको ही वो पे करना पड़ेगा, इसीलिए उन्हें कमीशन भी दिया जाता है, ठीक है, जिसे अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। तो अंडर राइटिंग का मतलब क्या है? एग्रीइंग टू परचेज शॉर्टफॉल ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी। कोई पर्सन होता है जो अंडर राइटर होता है वो क्या है, कंपनी के शेयर परचेज करता है मार्केट में बेचने के लिए कि अगर वो परचेज कर रहा है, अगर उस केस में अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो जाता है तो वो पे करेगा जो भी कमी रही है शेयर के प्राइस में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर कंपनीज। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? ए ओनर, बी क्रेडिटर, सी कस्टमर या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको कंपनी का ओनर बोला जाता है। होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर यहाँ पर होते हैं, क्योंकि ओनर नहीं होते, ये ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, और कस्टमर भी नहीं होते हैं तो क्रेडिटर ये कंपनी के कहलाते हैं, डिबेंचर होल्डर। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, उन्हें कंपनी को क्या है, पैसा लौटाना होता है उधार पे, यानी कि लिया होता है, एक तरह से ऋण की तरह लिया होता है, फ्यूचर में उनका पैसा वापस करना होता है उनको। तो इस वीडियो के यही क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि सभी को इनका बेनिफिट जो है मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। और भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, बाकी के 10 क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।